स्वागत है। जीवन की अवधारणा अध्याय 5 चल रहा था हमारा। जीवन की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं की चर्चा हमारी शुरू हो चुकी थी। 2 परिकल्पनाओं या 2 मतों की बात हम कर चुके हैं पिछली क्लास में बेटा। सबसे पहली बात थी स्वतः जनन और दूसरा था हमारा कॉस्मोजोइक सिद्धांत। स्वतः जनन, थोड़ा सा रिकैप हो जाए बच्चों। स्वतः जनन हमें बताता है कि जीव अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, जबकि दूसरा सिद्धांत कॉस्मोजोइक सिद्धांत हमें यह बताता है कि बाहरी अंतरिक्ष से यानी ब्रह्मांड से पहला जीव सूक्ष्म बीजाणुओं की बौछार के रूप में इस पृथ्वी पर आया। दोनों ही बातों के आगे वैज्ञानिकों ने अपनी बातों को और आगे बढ़ाया। तीसरा मत लेकर वो आए हमारे सामने, जैव जननवाद। किसने दिया? इटली के एक वैज्ञानिक फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में यह सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने से उन्होंने हमारे सामने ये बात रखी कि जीव से ही उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। ये कहते ही उन्होंने जो पहले से चला आ रहा सिद्धांत था, कौन सा, कि जीव अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं, ये सिद्धांत क्या साबित हो गया? गलत साबित हो गया। तो बात करते हैं शुरू हम जैव जननवाद। इटली के फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में यह सिद्धांत प्रस्तावित किया। इन्होंने स्वतः जननवाद को गलत सिद्ध किया। इनके अनुसार क्या बात कही इन्होंने हमारे सामने? इन्होंने कहा जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है। किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ? इटली के फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में प्रस्तावित किया जैव जननवाद। इन्होंने स्वतः जननवाद को गलत साबित किया और ये बताया कि जीव की उत्पत्ति अपने आप नहीं होती वरन होती। इस बात को समझाने के लिए ऐसे ही उन्होंने कह नहीं दिया बच्चों, इसके लिए हमारे सामने एक प्रयोग करके भी अपनी बात को और भारी करा। समझते हैं इस प्रयोग को और सहारा लेते हैं हम एक पीपीटी स्लाइड का। ये रही आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। ये सिद्धांत बच्चों कॉस्मोजोइक थ्योरी नहीं है, ये आपका जैव जननवाद है। आप इसका चित्र देखिए जरा। 3 क्या इन्होंने प्रयोग में किया बच्चों? इन्होंने ये बात बताई कि मांस के टुकड़े लिए इन्होंने सांप और मछली के मांस को पानी में डालकर इन्होंने उबाला। अब क्यों उबाला होगा आप ये अंदाजा लगाइए इस बात को। बात ये होती है बच्चों, जब भी हम किसी चीज को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, इसलिए उबाला जाता है ताकि उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवाणु जो भी हैं, कीटाणु, वो सब क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। यही सोचकर उन्होंने भी इसको क्या किया? मांस के टुकड़े को पानी के साथ उबाला। उबालने से सारे कीटाणु, सारे जीवाणु जो इसमें मौजूद थे वो सब नष्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने इन टुकड़ों को लेकर के 3 अलग अलग जार में, आप देखिए जार नंबर 1, जार नंबर 2 और जार नंबर 3, इन तीनों जारों के अंदर इन्होंने, ये हमें नजर आ रहा है, मीट यानी मांस के टुकड़े रख दी। उसके बाद बच्चों उन्होंने क्या किया? जो जार का मुंह था, पहले वाले जार के मुंह को उन्होंने ऐसे के ऐसे ही खुला छोड़ दिया। आइए दूसरे जार पे देखें। दूसरे जार पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसा मोटा कपड़ा या जिसे कहें कॉर्क के द्वारा भी हम जिसे ढक सकते हैं, उन्होंने लगा दिया।
पूरी तरह से वायु रोधी उसे बना दिया, बिल्कुल हवा अंदर नहीं जा सकती थी, कोई जीवाणु अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। तीसरा, उन्होंने ऐसा इस प्रकार से ढका उस जार का मुंह कि एक मलमल का कपड़ा लेकर, पतला कपड़ा लेकर बच्चों उसको बांध दिए। ये कपड़ा थोड़ा झीना होता है, हल्का पतला कपड़ा होता है। ये तो था इनका प्रयोग। अब इन्होंने कुछ समय बाद महसूस क्या किया, उन्हें क्या दिखाई दिया, यानी प्रेक्षण क्या रहे उनके प्रयोग के, तो आप देखिए, हम देखते हैं कि पहला जो जार इन्होंने खुला छोड़ा था, उसमें कुछ दिनों बाद ही उन्हें क्या नजर आया, क्योंकि मक्खियां और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो थे वो आसानी से इस जार में आ जा सकते थे। उन्होंने अपने अंडे इसके अंदर दिए, उन अंडों से छोटे छोटे लार्वा जो हैं वो विकसित हो गए। तो उन्हें पहले जार में मक्खियों और अन्य कीटों के लार्वे प्राप्त हुए। दूसरे जार में चूंकि ये पूरी तरह से वायुरोधी बन चुका था, कोई भी सूक्ष्म जीव, मक्खी, अन्य कीट इसमें प्रवेश नहीं पा पाया, इसीलिए उन्होंने देखा कि इस जार में किसी भी प्रकार के लार्वा उन्हें दिखाई नहीं दिए। तीसरे जार की तरफ बढ़ते हैं आगे। जार नंबर 3 में उन्होंने देखा कि मक्खियों ने क्या किया इस मलमल के कपड़े के ऊपर, क्योंकि मक्खियां अंदर प्रवेश नहीं कर पाई, लेकिन वो मलमल के कपड़े पर अंडे उन्होंने दे दिए। अब ये कपड़ा चूंकि पतला था, तो इस कपड़े में से कुछ अंडे संयोगवश नीचे गिर गए होंगे, जिससे कि वो अंडे लार्वा में विकसित हो गए। तो तीसरे जार में भी उन्हें कुछ मात्रा में लार्वा प्राप्त हुए। इस प्रेक्षण के बाद वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अगर जीव स्वतः ही उत्पन्न होते तो हमारे जार नंबर 2 में भी लार्वा हमें प्राप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो उन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए अपना एक सिद्धांत हमारे समक्ष रखा, जैव जननवाद, और उसी के फलस्वरूप जार नंबर 1 और जार नंबर 3 में बच्चों हमें लार्वा प्राप्त हुए, जबकि जार नंबर 2 में नहीं। लौटते हैं अपनी क्लास में। कुछ पॉइंट हम इनके प्रयोग के नोट करना चाहेंगे। फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग क्या था? परीक्षा में हमसे फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग पूछा जाएगा, तो हम इस प्रकार पॉइंट वाइज अपने उत्तर को प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रयोग आप लिखेंगे, सांप, मछली आदि के मांस के टुकड़े को जल के साथ उबाला, फिर 3 अलग अलग जार में उसे डाला। पहले जार की स्थिति देखें। पहले जार को खुला छोड़ा, दूसरे जार के मुंह को रबड़ के कॉर्क से बंद किया और तीसरे जार के मुंह को मलमल के कपड़े से बांधा। ये तो था उनका प्रयोग। सांप, मछली आदि के टुकड़े को, आदि के मांस के टुकड़े को जल के साथ उबाला, 3 अलग अलग जार में उन्हें डाला। पहले जार के मुंह को खुला छोड़ दिया, बिना ढके छोड़ दिया, दूसरे जार के मुंह को कॉर्क से बंद किया और वहीं तीसरे जार के मुंह को उन्होंने मलमल के कपड़े से बांधा। क्या रहे थे उनके प्रेक्षण? प्रेक्षण क्या होता है बच्चों?
जब हम कोई काम करते हैं उसके बाद जो चीज हमें दिखाई देती है, जो हमें नजर आती है। प्रेक्षण, प्रयोग के प्रेक्षण क्या रहे? पहले जार में मक्खियों तथा अन्य कीट के लार्वा उत्पन्न हुए। दूसरे जार में कोई लार्वा नहीं पाया गया। और तीसरे जार की स्थिति क्या रही? तीसरे जार में कुछ अंडे कपड़े में से छनकर नीचे आए और लार्वा विकसित हुए। जब उन्हें प्रेक्षण ये मिले कि केवल जार नंबर 1 और जार नंबर 3 में उन्हें लार्वा की प्राप्ति हुई, जबकि जार नंबर 2 में नहीं, तो इस आधार पर बच्चों फिर वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। और निष्कर्ष क्या रहा उनका? जीवात